दोस्तों नमस्कार। भूगोल के अध्ययन में हमने जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आइए अब हम एक और मंडल जिसे कि बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं यानी कि जैव मंडल, अब हम जीव मंडल के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर क्या होता है? तो दोस्तों बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी कहते हैं और बायोस्फीयर जीव मंडल पृथ्वी की सतह के चारों ओर वनस्पति तथा जीवों की पारस्परिक अंतःक्रिया का क्षेत्र है जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। यानी कि ये एक ऐसा मंडल है जिससे कि हमारी इस पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर ये मंडल नहीं पाया जाता है। बाकी तो सभी मंडल सौरमंडल के हर ग्रह पर कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये जीव मंडल ये हमारी केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है और ये पृथ्वी की सतह और सागर से लेकर के लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी का एक गोला है तो इसमें ये सागरों में भी जीव हैं और सागर के ऊपर भी 8 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जीव मंडल के घटक कौन कौन से हैं। जीव मंडल के घटक दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा घटक है जिसे कि नंबर 1 पर है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। यानी कि ये एक ऐसा घटक है जो कि जीवित है और एक ऐसा है कि जो अजीवित है। लेकिन ये अजीवित जो घटक हैं इन घटकों की वजह से ही ये जीवित घटक पृथ्वी पर हैं। यानी कि हमारी इस पृथ्वी पर अजैविक घटक में प्रकाश हमारी पृथ्वी पर मिलता है, इसी से ही जैविक घटक भी हैं। वहीं तापमान, यदि तापमान ना हो या तापमान बहुत अधिक हो तब भी हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वहीं जल, यदि जल है तो जीवन है और जल ना हो तो ये घटक जैविक घटक ही नहीं आएंगे। वहीं जल वाष्प यदि है तो जल चक्र चलता है, तो जल चक्र चलता है तो हर जगह जल उपलब्ध है, इसलिए हर जगह जीवन है। वायु, अगर वायु ही ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है। वहीं जलवायु और जलवायु है तो जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार ही जीव मंडल भी पाए जाते हैं। वहीं चट्टानें और मिट्टियाँ, यानी कि चट्टानें पृथ्वी पर जो पाई जाती हैं उन चट्टानों के टूटने से जो मिट्टियाँ बनती हैं उन्हीं मिट्टियों की वजह से ही विभिन्न प्रकार के उत्पादन होते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और जीव जंतु पाए जाते हैं। वहीं जैविक घटक में जो घटक आते हैं उन घटकों को भी हम देख लेते हैं। इसमें है हमारा पहला वनस्पति में छोटी घास काई से लेकर के बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर वन पाए जाते हैं और बहुत ही विशालकाय पेड़ों से लेकर और छोटे सूक्ष्म वनस्पति तक इसमें शामिल किए जाते हैं। वहीं पशु पक्षियों में जलचर, नभचर और स्थलचर सभी तरीके के पशु और पक्षी आ जाते हैं। और सूक्ष्म प्राणी, इस सूक्ष्म प्राणी में हमारे दो प्रकार के सूक्ष्म प्राणी होते हैं, एक तो संघटक हैं और दूसरे अपघटक हैं। संघटक वह हैं कि जो वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसीय जो आवरण है यानी गैसीय घटकों को इकट्ठा कर देते हैं यानी संगठित कर देते हैं। और अपघटक वह सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो संगठित पदार्थ कार्बनिक होता है उसे सड़ा गलाकर फिर से अकार्बनिक पदार्थों में बदल कर और गैसों में बदल देते हैं। और उसके अंतिम इस जैविक जो घटक हैं उसके अंतिम घटक पर एक मानव आता है। सबसे विकसित प्राणी मानव यानी कि हम लोग इस जैव मंडल में सबसे अद्भुत हैं और सबसे उच्च और टॉप पर हैं। और हमें टॉप पर बने रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो सबसे बड़ा होता है जिम्मेदारी भी उसकी ज़्यादा होती हैं। यानी कि हमें अपने इस जैव मंडल की सारे जैव मंडल की जिम्मेदारियों को भी निभाने चाहिए और जिम्मेदारियों को निभाते हुए इसका जो है वो उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन और जैव मंडल आसानी से
बना रहे और हमारा जीवन तथा सभी पशु पक्षियों का जीवन जो है वो सुंदर और सुहावना हो और सब सरलता से जी सकें। तो ये मानव की भी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सभी को अपने जैव मंडल के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जैव मंडल की विस्तृत चर्चा करने के लिए। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आने वाला वीडियो आपको यथाशीघ्र मिल जाए।